हेलो बच्चों। आज हम लोग क्लास 9 के इकोनॉमिक्स के चैप्टर 3 को देखेंगे। पॉवर्टी एज अ चैलेंज। आपको मैंने फर्स्ट चैप्टर बताया था जिसमें कि बेसिक ऑफ इकोनॉमिक्स प्रोडक्शन के साधन के बारे में बताया था। सेकंड चैप्टर में था कि ह्यूमन बीइंग एज अ रिसोर्स कैसे है। और थर्ड आप देखते हैं पॉवर्टी एज अ चैलेंज। तो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है, आपको जो पहला सवाल आपके मन में उठना चाहिए कि इसको चैलेंज क्यों लिखा गया है। इसको जो है पॉवर्टी को चैलेंज के रूप में दिया गया है, इसको समस्या या प्रॉब्लम के रूप में क्यों नहीं दिया गया है। देखिए, आप किसी भी चैप्टर को किस तरह से समझते हैं, कैसे उसको पढ़ते हैं, इस पे आपका डिपेंड करता है फंडामेंटल कि कैसे आप लिखेंगे। तो देखिए, जब हम चैलेंज कहते हैं तो ये आपका टेस्ट होता है किस चीज का, एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम और डिटर्मिनेशन का। मतलब कि आपके पास नोन है, वो प्रॉब्लम आप समझ रहे हैं, लेकिन आपके पास कितनी क्षमता है कि आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते हैं और कितना डिटर्मिनेशन है। तो हम देखेंगे इस चैप्टर में ये बताया जाएगा। इसका समस्या भी नाम रख सकते हैं, जैसे हम लोग लिखते हैं पॉवर्टी एज अ समस्या मीन्स प्रॉब्लम या डिफिकल्टी। तो ये शब्द आप देखेंगे नेगेटिव है। ये क्या है, कोई भी चीज जो है प्रॉब्लम जो है आप उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, आपका समझ का लेवल नहीं है और इसके कारण उसका सॉल्यूशन जो है बहुत डिफिकल्ट है। मतलब डिफिकल्ट है उसको सॉल्व करने में। तो आपके नाम से ही समझ में आ जाएगा कि एक चैलेंज है भारत सरकार के सामने, और इसको जो है ये चैलेंज से कैसे ओवरकम करती है सरकार, इसको ये बताती है। और कहाँ हम पहुंचे हैं, पॉवर्टी में हम कहाँ थे, कहाँ पहुंचे हैं, क्या कारण है इसके, क्या डायमेंशन है इसके, और आगे क्या करने की जरूरत है। तो देखिए, गरीबी एक ऐसा शब्द है जिसको सब लगता है कि हम सब जानते हैं, लेकिन हम कितना समझते हैं, अगर इस चैप्टर को आप देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले देखिए कि इस चैप्टर में ये क्या कहा गया है कि मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम है। ये जो है यहाँ इंडिपेंडेंट इंडिया के बाद देखेंगे एक मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम है। मीन्स कोई एक अगर समस्या का डायमेंशन हो, बहुआयामी हो, तो फिर हम उसको कैसे सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि कोई एक कारण है जिसके कारण हम एक पॉवर्टी को देख रहे हैं। ठीक है, जैसे आपका ये दिया गया है कि एक सोशल साइंस के रूप में कैसे बताया जाएगा, इंडिया में कैसे आया ये कॉन्सेप्ट, पॉवर्टी लाइन क्या है आपको बताया जाएगा। फिर कॉजेज ऑफ पॉवर्टी, मतलब उसका कारण क्या है पॉवर्टी का, और एंटी पॉवर्टी जो मेजर्स हैं क्या क्या लिए गए हैं सरकार के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा, इसको डिस्कस किया जाएगा। और ये कॉन्सेप्ट जो है ह्यूमन पॉवर्टी के रूप में कैसे डेवलप होता है, इसको बताया जाएगा। तब हम देखते हैं कि इसका इंट्रोडक्शन क्या शुरू होता है कि हम जब देखते हैं डे टू डे लाइफ में, आप देखेंगे कहीं ना कहीं आपके पॉवर्टी के मतलब जो पीपल हैं पॉवर्टी में या गरीबी में, उससे आपका सामना होता है। तो जैसे हम देखते हैं कि गांव में कैसे देखते हैं, आपको मैंने पहला चैप्टर बताया था, फिर दूसरा चैप्टर बताया था। पहले चैप्टर में भी आप इसको मिला सकते हैं, सेकंड चैप्टर से भी इसको इंटर रिलेट करके देखेंगे तो आपको समझ में अच्छे से आएगा। तो क्या करते हैं हम लोग कि आप देखिए यहाँ पे लैंडलेस लेबर्स इन विलेज। अब विलेज है और जो आपका शहर है, दोनों में अलग अलग ये है आपका देखेंगे। तो क्या है, लैंडलेस लेबर। आपने बताया था आपको मैंने कि ये भी कास्ट पर डिपेंड करता है, ज्यादातर कौन से कास्ट है, मतलब SC ST जो है ज्यादातर वो हैं, और हमारे समाज का जो फेनोमेना है। उसके बाद आपका अगर आप देखेंगे शहरों में देखेंगे, ग्रामीण क्षेत्र में अलग है आपका लैंडलेस का समस्या है, और शहर में जब झुग्गी झोपड़ी को देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि अच्छा ये समस्या जो है ये कैसा है, जो डेली बेसिस पे निर्भर करता है। यानी कि आप देखेंगे कंस्ट्रक्शन साइट पे जाएंगे, वहां देखेंगे अपने बच्चों के साथ, अपने मतलब फीमेल्स भी हैं वहां पे वर्क कर रही है, तो क्या है इनका कंडीशन क्या है, गरीबी का है। जो बच्चे हैं ढाबा में काम कर रहे हैं, मीन्स आप बेगर्स हैं। ये सब सिटीज का एक फेनोमेना है जहाँ पे आपको दिखता है। तब हम देखते हैं कि इंडिया में जो है कहा गया है कि एवरी 5th पर्सन जो है इंडिया में वो पुअर है। समझ रहे हैं कि कितनी ज्यादा पॉवर्टी है। इंडिया इज द लार्जेस्ट सिंगल कंसंट्रेशन पुअर। अगर जनसंख्या के हिसाब से देखेंगे तो वन ऑफ द लार्जेस्ट है जहाँ पे कि ये जो है पुअर है। तो ये समझ लीजिए कि कितना बड़ा ये चैलेंज है, सीरियसनेस बताता है ये
चैलेंज को बताता है। जैसे पूछा जाए चैलेंज, तो चैलेंज क्या, किस तरह से सीरियसनेस को हम सबसे पहले उसको डिफाइन करेंगे कि कैसे वो सीरियसनेस को बता रहा है। तो अब इसमें दो केस दिया गया है आपका, देखिए एक अर्बन क्षेत्र का दिया गया है और एक रूरल क्षेत्र का दिया गया है। तो अर्बन क्षेत्र का कहानी को आप देखेंगे क्या है, वो डेली वेजेज लेबर है और वो कहीं घर में एक छोटे से एक रूम के फ्लैट में रहता है, एक रूम का मतलब झुग्गी झोपड़ी में रहता है। उसके बाद क्या है, उसके पास फैमिली जो है उसके लिए उसकी माँ जो है काम करती है, जाके मेड का काम करती है, बच्चे जो हैं जाके वो मतलब हेल्प करते हैं। तो इस कहानी को समझेंगे तो आपको लगेगा कि सब कोई इन्वॉल्व है उसमें। उसके पिताजी को उसको पैसा भेजना पड़ता है तो उसके पास इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे नहीं है, बच्चे हैं छोटे उनको काम पे करवाया जा रहा है, उनको स्कूल नहीं भेजा जा रहा है। तो एक आप अर्बन पॉपुलेशन को के गरीबी को समझेंगे। फिर उसी तरह से आपका देखेंगे कि ये दिया है आपका ग्रामीण क्षेत्र का, देख रहे हैं इसमें यंगर सिबलिंग्स है, चिल्ड्रन स्कूल नहीं जा रहे। आप तो सेकंड चैप्टर को याद कीजिए, एजुकेशन हेल्थ, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है कि कैसे लोग डेवलप करते हैं और एज अ रिसोर्स के रूप में बदलते हैं। तो आप दोनों जगह देखेंगे तो यहाँ पर भी आप देखेंगे रूरल एरिया में देखेंगे तो लैंडलेस रहेंगे, उनका जो है बहुत छोटा सा लैंड रहेगा और दूसरे पे जो है काम करेंगे जाके दूसरे के लैंड पे। उनको जो है हमेशा बेरोजगारी, एक मौसमी बेरोजगारी होती है वहाँ पे। उसके डिस्गाइज आपको मैंने बताया था, तो उनको कभी खाने के लिए मिल जाता है, आपको ये सेकंड चैप्टर में ही बताया था मैंने, कभी उसको पैसे के रूप में कुछ मिल जाता है और सालों भर उनको काम नहीं मिलता है। उसके बाद उसको 2 वक्त का खाना भी नहीं मिल पाता है। बच्चे जो हैं उनके फैमिली में बीमार है, पिताजी का डेथ हो गया टीबी से, मतलब हेल्थ की प्रॉब्लम है। उसके बाद क्या एजुकेशन की प्रॉब्लम है कि स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। तो ये सब चीज़ कहीं मिलके जो है आप देखेंगे एक डिजीज, और ये जो है ये फैमिली को क्या करता है, जो गरीब है वो और गरीबी में चला जाता है। तो उनके पास अगर देखेंगे तो उनके लिए लगता है कि ये विलासिता का सामान है। अगर हमने सोप खरीदा, हमने ऑयल खरीदा, तो ये क्या है, जो डेली नीड की चीजें हैं वो भी उनके पास नहीं है। कपड़े उनके लिए लगता है विलासिता का सामान है। तो आप समझ सकते हैं कि गरीबी का ये कितना बड़ा भयावह रूप है। अब देखिए आप इसमें क्या है, आपने क्या क्या पॉवर्टी से संबंधित क्या क्या समझे हैं। तो आप देखेंगे सबसे पहले क्या है आपका लैंडलेसनेस, मतलब उनके पास भारत में अगर देखेंगे कि क्या क्या बहुआयामी हम क्यों कहते हैं, उनके पास जमीन की कमी रहेगी, जमीन नहीं रहेगा, मतलब वो मजदूर रहेंगे, किसी के खेत में मजदूरी करेंगे, बहुत छोटा लैंड रहेगा। दूसरा है अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट रोजगार नहीं है, रोजगार है भी तो मौसमी है या फिर डिस्गाइज्ड बेरोजगारी मतलब जिसको कहते हैं। फिर फैमिली की साइज, एक व्यक्ति कमाने वाला है और उस पर मतलब डिपेंडेंट है 6-7 लोग, तो ये जो है फैमिली का साइज भी इनके यहाँ देखेंगे बड़ा होता है। और चूंकि उनके पास लिटरेसी नहीं होती, एजुकेशन नहीं होता, तो वो सोचते हैं कि जितने बच्चे होंगे उतने कमाने वाले भी हैं, तो इसके कारण और ज़्यादा उनका जो है फैमिली का साइज बड़ा होता है। फिर इलिटरेसी, वहाँ शिक्षा नहीं है, हेल्थ नहीं रहेगा, मेल न्यूट्रिशन मतलब कुपोषण रहेगा और वो आगे उससे नहीं निकल सकते हैं। फिर चाइल्ड लेबर की समस्या वहाँ रहेगी और सबसे बड़ी बात जो है असहाय होंगे। मीन्स अगर मान लीजिए उसके पास कोई समस्या विपत्ति खड़ी हो जाती है तो उनके पास कोई सहायता करने के लिए भी नहीं है कि उनके पास आए। तो ये सब देखेंगे कि आप इशू है पॉवर्टी से रिलेटेड जो इश्यूज हैं आप इसको समझेंगे। अब देखिए अब इसमें बता रहा है, वही मैंने कहा कि आप क्या मल्टी डायमेंशनल और पॉवर्टी, ये जो दोनों कहानी आप पढ़ेंगे उसमें क्या पता चलेगा आपको कि डायमेंशन क्या क्या है, मेनी डायमेंशन ऑफ पॉवर्टी। एक डायमेंशन में हम नहीं देख सकते हैं कि उसका इनकम कम है, उसकी अर्निंग कम है, ये सारे डायमेंशंस हैं। क्या है, पहला आपका हंगर मतलब भूख रहेगी, उनके पास खाने की सुविधा नहीं रहेगी। शेल्टर, लैक ऑफ शेल्टर, रहने का साधन नहीं रहेगा। उसके बाद बच्चे को स्कूल नहीं भेज सकते हैं, इनके पास इतना संसाधन नहीं है। फिर वो सिक है, मतलब ट्रीटमेंट के लिए अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। और उसके बाद क्लीन वाटर नहीं रहेगी, सैनिटेशन की फैसिलिटी नहीं रहेगी। और लैक ऑफ इरेगुलर जॉब रहेगा, मतलब रेगुलर जॉब रहेगा जिसके कारण जो है मिनिमम डिसेंट लेवल का वो एक इनकम नहीं कर सकता है। और हमेशा एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी और सेल्फ ऑफ इन हेल्पलेसनेस रहेगी। तब ये क्यों ऐसा होता है कि आप देखेंगे जब भी आप क्षेत्र में जाएंगे, जैसे भिखारी हैं, जैसे रेलवे पे जाएंगे, जैसे मतलब बस स्टैंड में इस तरह के लोग हैं, तो उनके साथ बहुत ज़्यादा व्यवहार, बहुत मतलब एक जो काइंड ऑफ जो एक मानव होने का फील होता है, जो समाज में एक इज्जत होती है, वो कभी भी इनके पास नहीं है। तो सोशल भी जो इनका स्थिति बहुत खराब है। तो आप देखेंगे कि एक वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज है इंडिपेंडेंट इंडिया की,
ठीक है, जिसमें चीजों को बताया गया। अब देखिए इसमें पहले तो हमने देखा कि जो डायमेंशन क्या क्या है। अब हम लोग देखते हैं कि इसको जो है हम कैसे जो है सोशल साइंस के हिसाब से, अभी तक से जो हम मानते थे कि इकोनॉमिक्स के हिसाब से, दो ये है व्याख्या है इसका। एक तो इकोनॉमिक्स के हिसाब से और दूसरा है सोशल साइंस। सोशल साइंस हमेशा क्या देखता है, सोशल साइंस में आप साइंटिस्ट कैसे देखेंगे कि उनके पास जो है कितना लाइफ में जो सुविधा है जिससे वो आगे निकल सकता है, मीन्स उसका एजुकेशन कैसा है, उसका हेल्थ कैसा है, वो कितना वल्नरेबल है, वो कितना पॉवर्टी से निकलने की कोशिश करता है और निकल पाता है। ये सब चीजें कौन देखता है, सोशल साइंसेज। तो अब जाके नया कॉन्सेप्ट इसमें जो जुड़ा है आपका, देखेंगे कि सोशल साइंस का। तो सबसे पहला जो इसका जो पहचान है वो सोशल एक्सक्लूजन का। इसमें ये बताया गया है आपका कि जो कुछ कम्युनिटीज हैं जो आप देखेंगे कि सोशल एक्सक्लूजन के वो शिकार हैं। ऐसा क्यों कहा गया, ऐसा क्यों कहा गया, देखिए कहा गया कि जो कॉन्सिक्वेंसेज, जो काउजेज हैं, जो पॉपुलेशन के गरीबी के जो कारण हैं, वही उसका जो है वो वही उसका कॉन्सिक्वेंसेज, मतलब वही उसका परिणाम भी होता है। कॉन्सिक्वेंसेज एज वेल एज मतलब जो काउजेज हैं वो वही पॉवर्टी का सेंस देता है, मतलब जो कारण है वही उसका परिणाम होता है। क्यों, क्योंकि जो एक इंडिविजुअल ग्रुप को देखेंगे, जैसे झुग्गी झोपड़ी में जाएंगे, वो बच्चा जो है वहीं पल रहा है, उसके पास क्या है, सोसाइटी से वैसे ही जो वेल ऑफ सोसाइटी उससे एक्सक्लूडेड है, वो बिल्कुल अलग है उससे, ना उसको एजुकेशन मिलता है और ना उसको हेल्थ का फैसिलिटीज मिलता है। और जो ये है अपने कंडीशन को जो उठाने के लिए जो इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलना चाहिए वो उसको नहीं मिल पाता, क्योंकि वो पहले ही एक्सक्लूड हो गया है। वो जो समानता का अधिकार था, वो जो इक्वलिटी का अधिकार था, और वो जो है वहाँ पे एक्सक्लूडेड है और उनको वहाँ पे नहीं मिलता है। तब इसको जो है फिर से वो जो उनका बच्चा जो होगा, जो पिताजी है उसका बच्चा भी उसी में रहने के लिए बहुत ज़्यादा विवश होगा, और वो उसकी जो है सबसे बड़ी जो कारण है पॉवर्टी है, वही उसका परिणाम बन जाएगा उसके बच्चे का। अब देखिए दूसरा बताया वल्नरेबिलिटी। वल्नरेबिलिटी मीन्स क्या होता है, मीन्स कि आप कितने सुभेद्य हैं। जैसे मान लीजिए कि कहीं पे भूकंप आता है, कहीं पे कोई लैंडस्लाइड की घटना आती है, या कहीं पे किसी तरह का इकोनॉमिक फ्रंट पे ही आप देखिए कि किसी तरह की जैसे गरीबी जब महंगाई बढ़ जाती है, तो सबसे ज्यादा वल्नरेबल कौन है, उसको कौन है जो उस तक नहीं पहुंच सकता है। तो आप देखेंगे वो समाज के कुछ वर्ग लोग हैं, जैसे आप देखेंगे सर्टेन कम्युनिटीज हैं, जैसे बैकवर्ड क्लासेस हैं। फिर इंडिविजुअल में अगर आप देखेंगे तो विडोज हैं, जो फिजिकली हैंडीकैप्ड पीपल हैं। ये लोग क्या हैं, ये बिल्कुल वल्नरेबल हैं। अगर उनके पास कंडीशन, अगर अभी चल लीजिए 100 रुपये कमा रहे हैं, तो अगर अचानक से इकोनॉमी ऐसे डाउन टर्न हो जाए तो वो सबसे पहले रोड पर आ जाएंगे। तो ये क्या है, सबसे ज्यादा वल्नरेबल है किसके प्रति, गरीबी के प्रति। और इसका जो है आप देखेंगे इस कम्युनिटीज में उनके पास ऑप्शन नहीं है कि अल्टरनेटिव। हमने कहा था आपको कि जो अल्टरनेटिव क्या होता है, जैसे शिक्षा है, जैसे हेल्थ है, जैसे हम स्किल में अगर किसी का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसको अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम देता है। मान लीजिए आज हमको ये नौकरी छूट गई तो हम दूसरी नौकरी कर सकते हैं। ये क्या अल्टरनेटिव है, आपके पास क्या करता है, विस्तार करता है चॉइसेस का। लेकिन इनके पास कोई चॉइस नहीं है, क्यों, क्योंकि उनके पास एसेट नहीं है, एजुकेशन नहीं है, हेल्थ नहीं है, जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो जो रिस्क है इसके नेचुरल डिजास्टर के प्रति, जैसे अर्थक्वेक हो, सुनामी हो, टेररिज्म हो, मतलब जो काइंड ऑफ जो मैन मेड डिजास्टर है, उसमें भी जो है एबिलिटी नहीं है उसका, ये सोशल और इकोनॉमिक एबिलिटी नहीं है उसको कि इसको हैंडल कर पाए। तब इसको हम क्या कहते हैं कि बहुत ज़्यादा वल्नरेबल सोसाइटी है, जो कि आपका अगर किसी प्रकार की विपत्ति आती है तो उससे ओवरकम नहीं कर पाता है वो व्यक्ति, और जो गरीब है वो गरीब होता चला जाता है। तो दो कॉन्सेप्ट आप देखिएगा, सोशल एक्सक्लूजन उसको पढ़िएगा, वल्नरेबिलिटी पढ़िएगा, और कैसे हम उसको डिफाइन कर सकते हैं, कैसे रिस्क के प्रति वो कवर करने की क्षमता नहीं है, वो हम उसको समझ सकते हैं। अब चलते हैं पॉवर्टी लाइन। पॉवर्टी लाइन जो है क्या कॉन्सेप्ट है, इसको देखते हैं हम। अब क्या होता है कि जैसे
एक कॉमन मेथड यूज किया जाता है कि हम कैसे गरीबी को नापें। गरीबी को मापने का कोई पैमाना ऐसा क्या हो जिसमें कि हम कहें कि ये व्यक्ति गरीब है और ये व्यक्ति, ये तो हमने देख के बताया, ये तो हमने उनकी कंडीशन को बताया, लेकिन इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि उनके पास दो चीजों का, या तो उनके पास पॉवर्टी लाइन में, या तो उनका क्या हो, इनकम हो। इनकम जैसे आपका देखिए, एक तो आप देखेंगे इनकम बेस्ड होता है या तो इनकम पर, या तो कंजम्पशन लेवल पे। एक कंजम्पशन लेवल कर दिया गया कि इससे ज्यादा खर्च, अगर इससे कम खर्च करता है तो कोई पॉवर्टी लाइन के नीचे रहेगा। ये पॉवर्टी लाइन है, इससे अगर ये बना दिया गया कि यहाँ पे मान लीजिए 100 रुपया है, तो इससे जो नीचे रहेगा वो क्या होगा आपका, पॉवर्टी, मतलब वो गरीब रहेगा, और इसके जो ऊपर रहेगा वो उसके वेलफ रहेगा, मतलब उसके पास खाने पीने की सुविधा है। तो दो चीजों के आधार पर नापा जाता है इसको, इनकम या फिर कंजम्पशन के आधार पर। मतलब ये क्या हुआ, एक मिनिमम नीड को बताता है कि हम अपनी फैमिली को ये करने के लिए मिनिमम लेवल ऑफ बेसिक नीड, मतलब ऐसा नहीं कि आप बहुत ज्यादा अमीर गरीब की बात यहाँ पे हो रही, बहुत ज्यादा अमीर हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। एक नेसेसिटी को बताता है कि डे टू डे लाइफ में जो है आप पॉवर्टी लाइन पे जो है, तो कैसे आप उससे, मतलब पॉवर्टी लाइन आपको क्या कहा जाएगा। जैसे आप देखिए, अब यूनाइटेड, एक कहानी है, जैसे कि एक बच्ची को कहा गया यूनाइटेड स्टेट में निबंध लिखने के लिए, तो वो क्या निबंध लिखेगी, उसने लिखा कि जिसके पास 2 रूम का घर है, हाँ, जिसके पास जो है सेकेंड हैंड मर्सिडीज कार है, जिसके पास क्या है कि मतलब पिज्जा नहीं अफोर्ड कर पाता है वो, है ना, और उसके बाद क्या है, उसके पास स्कूल जो है प्राइवेट स्कूल में, मतलब वो जो है गवर्नमेंट स्कूल, अच्छे प्राइवेट स्कूल में नहीं जा पाता है। तो क्या है फैमिली का, मतलब ये देखिए गरीबी, और हमारे यहाँ गरीबी का लेख लिखने के लिए कहा जाएगा तो कैसे लिखेंगे हम, क्या हम कह सकते हैं मर्सिडीज सेकेंड हैंड नहीं है तो गरीब है, क्योंकि यहाँ जो है गरीबी का पैमाना जो है वहाँ के इनकम से, उस देश की क्या इनकम है, उस देश का क्या डेवलपमेंट है, उसके आधार पर डिफाइन किया जाता है। तो हर देश में देखेंगे आप अलग अलग है। तो ये कहा गया कि जो टाइम है, एक तो समय भी है, जैसे कि पहले जो गरीबी रेखा का पैमाना था, जो पैसा था, अब क्या हुआ, इन्फ्लेशन बढ़ा तो उसके आधार पर बढ़ाया जाता है। दूसरा जो है प्लेस, मतलब कंट्री जो है अपना अलग अलग जगह पे अलग अलग यूज करते हैं। तो अब देखिए इंडिया में क्या है आपका रिक्वायरमेंट, देखिए यहाँ पे हमारे यहाँ क्या कहेगा, गाड़ी जो है लग्जरी का सामान हो जाएगा, कि उनके पास गाड़ी है तो एक लग्जरी का सामान है, लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं होगा। तो हम लोग भारत में बताया गया कि कैलोरीज रिक्वायरमेंट जो है यहाँ पे इंपॉर्टेंट बताया गया, उसके आधार पे आप देखेंगे कि कैलोरीज रिक्वायरमेंट की बात कही गई है कैसे। तो आपका देखेंगे कि यहाँ पे प्रेजेंट फार्मूला रिक्वायरमेंट फूड रिक्वायरमेंट व्हाइल एस्टिमेटिंग द पॉवर्टी लाइन इज बेस्ड ऑन द डिजायर्ड कैलोरी रिक्वायरमेंट, कितना एक चाहिए, जैसे कि फूड आइटम में क्या है, सीरियल है, पल्स है, वेजिटेबल है, मिल्क ऑयल, कितना ये यूज कर पा रहे हैं। उसके बाद डिपेंड करता है किस पर, ये देखेंगे तो एज पर भी, बच्चे को ज़्यादा चाहिए होता है, सेक्स पे, मतलब जो फीमेल है उसको कितना, मेल को कितना, वर्किंग पॉपुलेशन को कितना, है ना, वर्क पॉपुलेशन डन बाय पर्सन डज। तो ये जो है आपका इस पर डिपेंड करता है। तो भारत में एक मोटा मोटी माना गया 2400 कैलोरी पर पर्सन पर डे। अगर 2400 कैलोरी मिला एक व्यक्ति को एक दिन में, तो हम उसको क्या मानेंगे कि वो गरीबी रेखा के ऊपर है। कहाँ, ये रूरल एरिया की बात है। और अर्बन एरिया में देखेंगे 2100 कैलोरी पर पर्सन पर डे, ये हो गया। तो आपके मन में ये सवाल होना चाहिए कि 2400 कैलोरी जो है यहाँ पे रूरल एरिया में क्यों है और अर्बन में है 2100 कैलोरी। तो आपको पता है कि जो रूरल एरिया में माना जाता है मैनुअल वर्क जो करते हैं उनके लिए ज्यादा कैलोरी की आवश्यकता होती है, तो इसलिए वहां पे ज्यादा रखा गया है। फिर आप देखेंगे इसमें, तो यहाँ पे जो है एक्सपेंडिचर कितना करता है खाने पे, उसका मीन्स की कैलोरी पे, वो आपका हो गया। अब आते हैं कि एक्सपेंडिचर टू बाय द, मतलब जो है कितना वो, मतलब उसका अगर खर्च के हिसाब से, पैसे के मुद्रा के हिसाब से देखें तो 2011-12 में जो है इसको क्या किया गया है, 816 पर मंथ फॉर रूरल एरिया, एक व्यक्ति को, एक पर्सन के लिए फिक्स किया गया, और 1000 अर्बन एरिया में फिक्स किया गया। लेकिन आप देखिए कैलोरी में जस्ट उल्टा है, यहाँ पे कैलोरी में रूरल एरिया में ज्यादा है, तो यहाँ लेकिन चूंकि यहाँ पे आप देखेंगे कि सामान जो है
सामान्य रूप से अर्बन क्षेत्र से थोड़ा सा सस्ता होता है, तो वहाँ पे कम रखा गया। यही सब बेसिक समझ है जो आपको समझ में आनी चाहिए। तो ये क्यों रखा गया ये देख लीजिएगा आप। अब चलते हैं हम, यही है फिक्स बिकॉज द हायर प्राइस एसेंशियल वहां पे जो रहता है फैमिली का। तब आप देखते हैं कि जहां अगर वो रूरल एरिया फैमिली है तो वहां पे 4,800 2011-12 के हिसाब से दिखाया जा रहा है, 5 आदमी का फैमिली है और 4,080 उसका पर मंथ इनकम है, तब वो बिलो पॉवर्टी लाइन का होगा, मतलब लेस है, अगर उससे कम है तो बिलो पॉवर्टी लाइन में होगा। और इसी तरह से अर्बन क्षेत्र में अगर 5,000 पर मंथ से कम है तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट जो है नहीं कर पाएगा और ये भी बिलो पॉवर्टी लाइन के अंदर होगा। अब इसको निकालती कौन संस्था है? नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन निकालती है, और ये जो है कंट्री बताती है कि कौन सा, वर्ल्ड बैंक के भी बताती है पूरे वर्ल्ड के बारे में। तो पूरे वर्ल्ड के बारे में देखेंगे तो क्या दिया गया है 1.90 पर पर्सन। अब क्वेश्चन यहाँ पे उठता है कि भारत में कौन सी संस्था करती है? वर्ल्ड बैंक जो है इसके आधार पे कितना ज़्यादा आपका जो है पोवर्टी का, स्टैंडर्ड पोवर्टी का रखा गया, पोवर्टी लाइन का। तो ये सब क्वेश्चन देख लीजिएगा, वर्ल्ड बैंक के बारे में जरूर पढ़ लीजिएगा, वर्ल्ड बैंक इंपॉर्टेंट संस्था है, तो इससे रिलेटेड ये चीज आप देख लीजिएगा। अब देखते हैं पॉवर्टी। अब इसमें देखिए बहुत सारा चीज दिया, व्हाई डू डिफरेंट कंट्रीज यूज डिफरेंट पॉवर्टी लाइंस। अब इसमें आपको सोचना है, थिंक करना है कि क्यों अलग अलग देश में क्यों नहीं एक ही हम रख देते हैं कि 816 ही है। तो इस पर आप देखिएगा, लिखिएगा, जो मैंने समझाया है उससे समझने की कोशिश कीजिएगा। What do you think would be the minimum necessary level in your locality? अब ये देखिए एक समझ भी बनाने के लिए कि आप जहाँ रहते हैं आसपास में, तो आप अपना जब देखेंगे कि मेरा दिन भर का कितना खर्च है, कितना एवरेज, मतलब कि एक आदमी को जीने, ये सिर्फ बेसिक की बात कर रहा है, ये ऐसा नहीं कह रहा है कि जो है बहुत अमीर की, बहुत ज़्यादा आप सिनेमा देख रहे हैं, आप ये करें, उसकी तो बात ही नहीं करता है ये। बस इसकी बात करते हैं कि क्या बेसिक नेसेसरी, खाना पीना उसको समय पे, कपड़ा, 2 वक्त की रोटी और खाना पीना और रहना मिल जा रहा है छोटे से घर में, तो उसकी बात करता है। तो आप अपने आसपास की जगह को देखिए, क्या ऐसा सुविधा है, तो इसके आधार पे आप देख सकते हैं। अब देखिए पॉवर्टी एस्टिमेट किया गया भारत में, तो ये कहा गया कि पॉवर्टी हमारे यहाँ बहुत कम हुई है। ये देखिए 22% है 2011-12, क्योंकि हमारी जनगणना जो है 11 में ही हुई है, उसके आधार पे ही दिया गया है। तो ये ट्रेंड है कि ये कम हो रही है, लेकिन अभी भी 22% जन, 100 में 22 लोग गरीब हैं। लेकिन अगर पहले से डेटा को देखेंगे तो ये डिक्लाइन हुआ है। ये सब देख लीजिएगा आप एक बार। ये देखिए यहाँ बता रहा है कि अर्बन क्षेत्र में, रूरल क्षेत्र में, फिर अर्बन कंबाइंड बता रहा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन एक दिया है कि इवन इफ पॉवर्टी रेशियो डिक्लाइन बिटवीन इतना से इतना, व्हाई डिड द नंबर ऑफ पुअर रिमेन एट अबाउट 407 मिलियन। एक छोटा सा प्रश्न जिसको समझ के आधार पे आप बता सकते हैं ऐसा क्यों है, क्योंकि जो उसके जनसंख्या भी तो वृद्धि हो रही है। हमने टोटल पॉपुलेशन को कहा कि पहले इतना था, फिर उतना ही रह गया, इसका मतलब उस बीच में जनसंख्या में उतनी वृद्धि हो गई। तो इसको देख लीजिएगा कि आर द डायनेमिक्स ऑफ पॉवर्टी रिडक्शन द सेम इन रूरल एंड अर्बन एरिया इंडिया, क्या एक जैसा हो सकता है? इस पर भी सोचने वाली विचार है। मुझे लगता है कि आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा, सेकंड चैप्टर और थर्ड अगर आप पढ़ेंगे अच्छे से तो इस सवाल का जवाब बहुत अच्छे से आप दे सकते हैं। अब देखिए मैंने बताया था वल्नरेबल ग्रुप। वल्नरेबिलिटी क्या था कि जिनको रिस्क कवर करने की क्षमता कम है, रेसिस्टेंट कम है, जिसका कि कहीं अगर विपत्ति आती है तो उससे ओवरकम कर पाएगा। तब ये देखते हैं वल्नरेबल ग्रुप जो है, जिसको सुभेद्य ग्रुप कहते हैं, तो इंडिया में जो है कौन कौन है। तो आप देखेंगे इसमें क्या है, क्योंकि हमारे यहाँ कास्ट एक महत्वपूर्ण पहचान है इसकी, तो देखेंगे कि कास्ट के आधार पर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब हाउस होल्ड में देखेंगे तो ये बहुत ज्यादा पॉवर्टी के लिए वल्नरेबल है। फिर अगर अर्बन एरिया में देखेंगे, ये क्या हो गया आपका मोस्ट एरिया, ये में हो गया आपका। उसके बाद वहां देखेंगे आप अर्बन क्षेत्र में, हाँ, इकोनॉमिक ग्रुप, वल्नरेबल ग्रुप द रूरल एग्रीकल्चर लेबर। यहाँ पे देखेंगे ग्रामीण क्षेत्र में देखेंगे ग्रुप का बात करेंगे तो कौन है आपका, जो एग्रीकल्चर लेबर है, हाउस होल्ड है, और अर्बन कैजुअल लेबर हाउस होल्ड है। तो ये लोग क्या है, बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हैं कि अगर कुछ आता है
विपत्ति आती है तो इसमें नहीं ओवरकम कर पाएंगे ये। फिर उसके बाद आपका बता रहा है यहाँ से इस ग्राफ में कि कौन कौन कितना डिसएडवांटेज है, इसको आप देख लीजिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ग्राफ सब एक बार जरूर देख लीजिएगा। जैसे दिया शेड्यूल ट्राइब, अब देखिए किसमें, जैसे अगर मान लीजिए यहाँ दिया नंबर ऑफ पुअर ऑफ एवरी 100% द कैटेगरी, 100 में कितने लोग जो अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा देखेंगे ट्राइब्स में है, फिर शेड्यूल कास्ट में भी है, फिर एवरेज इंडियन पॉवर्टी कितना 22 है। आप देखिए एवरेज इंडियन पॉवर्टी से कौन कौन ज्यादा है, कैजुअल फार्म जो लेबर फार्म के हैं, उसके बाद कैजुअल लेबर नॉन फार्म मतलब अर्बन क्षेत्र में जो है, और ये सब जो है एवरेज से ज्यादा है। इसका मतलब ये क्या है, इतने लोग जो है पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं। अब देखिए शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन बहुत ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम है। उसका आप देखेंगे कि बार बार सरकार इसके लिए योजना भी चलाती है, आगे हम बताएंगे भी कि पॉवर्टी लाइन एक्चुअली उसका गिरा तो है, लेकिन उसमें बहुत सारे रीजन्स हैं जिसके कारण उसमें जो है अभी तक से बहुत नहीं हुआ है उस तरह से। फिर अगर हम देखेंगे कि सोशल ग्रुप, तो इसमें सबसे देखेंगे क्या आपका वुमेन है, एल्डरली पीपल हैं और फीमेल इन्फेंट। खास करके हमारी सोसाइटी में देखेंगे कि बहुत ज़्यादा एक तो वुमेन जो है बहुत एम्पावर्ड नहीं है हमारे यहाँ, तो वो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल, जो ओल्ड हैं वो कार्य करने की क्षमता खत्म हो जाती है, वो डिपेंडेंट हो जाते हैं, तो उनकी मतलब वो भी है इन्फेंट, और खास करके जो लड़कियां हैं हमारी सोसाइटी में वो भी बहुत ज़्यादा इसमें वल्नरेबल ग्रुप में आती हैं। तो ये जो एक्सेस है रिसोर्स तक का फैमिली का, उसमें आप देखेंगे इनका कम है, तो जब भी स्थिति आती है उस तरह से तब वो ज़्यादा वल्नरेबल है। अब इसमें स्टोरी दिया है इनका कि एक फैमिली है, उसमें माँ का क्या हाल है, बहन की क्या स्थिति है, तो ये जो है एक देखेंगे इसमें यही दिखाया गया है कि जो लैक ऑफ, जहाँ पे भी फैमिली में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होती है तो वहाँ पे किस वर्ग के लोग ज़्यादा प्रभावित होते हैं, फीमेल ज़्यादा प्रभावित होती हैं, बूढ़े ज़्यादा प्रभावित होते हैं, बच्चे उसके बहुत ज़्यादा ये होते हैं कि एजुकेशन नहीं दे पाते हैं, उसमें भी अगर फीमेल चाइल्ड है तो ज़्यादा उसमें प्रभावित होते हैं। ये कहानी यही बताता है, एक बार आप जरूर देखिएगा। आप देखिए कि यहाँ पे हेड काउंट रेशियो के आधार पे, तब ये हमने बताया था कि अब देखिए इंटर स्टेट डिस्पैरिटी। अब ये क्वेश्चन है कि विच सोशल एंड इकोनॉमिक ग्रुप दे बिलोंग टू, इनके बारे में पूछा गया है कि कौन कौन जो है, इस कहानी से क्वेश्चन पूछेगा, तो आप एक कहानी को अच्छे से पढ़िएगा और इसका जवाब दीजिएगा। फिर अर्निंग मेंबर कौन है, एक ही अर्निंग मेंबर है और बाकी लोग डिपेंडेंट है, ओल्ड फैमिली किस कंडीशन में है, और चिल्ड्रन बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के आप देखेंगे दोनों में कॉन्ट्राडिक्टरी। अगर दोनों में, एक फैमिली में आप देखेंगे कि स्थिति खराब है और वहां पे एक बच्चा, एक लड़का है एक लड़की है, तो ज्यादा ध्यान किस पे दिया जाएगा, लड़कों को पढ़ाने पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है, तो वहां पे अपने आप स्थिति जो है इस तरह से हो जाती है। अब इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज, विद इन स्टेट मतलब तो है ही, अब अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भी देखें तो बहुत ज्यादा है। आप देखेंगे क्या कहाँ कहाँ ज्यादा है, आपको खुद ही पता होगा, सबसे ज्यादा कहाँ है, बिहार में, और बिहार में है आपका, उसके बाद आप देखेंगे कहाँ है, बिहार और उड़ीसा। हेड काउंट रेशियो से अगर किया गया तो बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, आसाम, ये जो है बहुत ज्यादा है। उसमें भी बिहार और उड़ीसा जो है कंटिन्यू टू बी द टू पुअरेस्ट स्टेट विद द पॉवर्टी रेशियो। देखिए इंडिया का पॉवर्टी रेशियो है 22 और यहाँ पे 33.7 है, और इसका जो है उड़ीसा का 32.6 है। तो आप देखेंगे डिस्पैरिटी बहुत ज्यादा है। इसमें मध्य प्रदेश भी है, बिहार, यूपी भी। आप बीमारू स्टेट पढ़ते होंगे, उसमें देख लीजिएगा एक। उसके बाद क्या है, अच्छा देखेंगे कहाँ पे है, तो जहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जो अच्छा है स्टेट, वहाँ पे बहुत ही अच्छी स्थिति है। जैसे केरल, केरल का HDI आप देखेंगे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि वहाँ पे रिसोर्स के रूप में पीपल को डेवलप करने का कार्य किया गया है। तो वहाँ की स्थिति आप देखेंगे, सबसे कंपेयर करेंगे तो वहाँ पे जो ज़्यादा बेहतर है, तो उसको एक बार देख लीजिएगा। लिखा है कि केरला हैज फोकस्ड मोर ऑन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। हमने आपको बताया था कि फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर भी जब पढ़ेंगे हम लोग तो देखेंगे सब एक दूसरे से रिलेटेड है। आप किसी को बिल्कुल अलग करके नहीं देख सकते, इसलिए समझने का जरूर प्रयास कीजिए। तब यहाँ देखेंगे कि कैसे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के बल पे जो है केरल एक अच्छी स्थिति में, जबकि बिहार उसके सामने जो है हमारा क्यों ऐसा स्थिति है, इसको भी आप देख सकते हैं। अब देखिए ये तो इंडिया का बात हो गई। उसके बाद वर्ल्ड के लेवल पे ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो देख लेंगे, तो यहाँ पे वर्ल्ड बैंक एक संस्था के रूप में वो बताती है कि ये बताया गया कि आप जो है
2019 के हिसाब से 9.05% जो है आपका गिरा है पॉवर्टी। तो ये जो है आपका वर्ल्ड बैंक लिविंग एज लेस देन $2.15 पर डे, तो इसको पॉवर्टी लाइन डिफाइन किया गया पूरे वर्ल्ड के लेवल पे। तो सब्सटेंशियल रिडक्शन हुआ है, लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पे अभी भी किए जाने की जरूरत है। जैसे आप देखिए इसमें बताएंगे कौन कौन है यहाँ पे। ये तो इंडिया स्टेट के अंदर दिखा दिया गया है। तब देखेंगे कि स्टेट के अंदर आप जरूर डेटा देख लीजिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, और ग्राफ के माध्यम से आप बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे वहाँ पे ऑल इंडिया का रेशियो क्या है। उसमें केरल सबसे नीचे स्थान पर है, बिहार सबसे ऊंचे मतलब सबसे ज़्यादा वहाँ पे है। तब यहाँ पे जो वर्ल्ड में देखेंगे तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, सब सहारन अफ्रीका, वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, 36.6% है 2017 में। 2019 में है 35.4%। फिर अमेरिकन कैरेबियन जो कंट्री है वहाँ पे दिखाया गया कैसे गिरा है, कितना हुआ है। फिर जो है आपका साउथ एशिया का, साउथ ईस्ट एशिया का, सबका दिया गया है ग्राफ के माध्यम से। और ये इंपॉर्टेंट है आपका, ये एक बार देख लीजिएगा आप लोग, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है यूनाइटेड नेशन का जो है, ये कहा है कि 2023 तक जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रखा कि इसमें 17 गोल हैं। कितने गोल हैं ये भी पूछा जाता है, देख लीजिएगा 17 गोल हैं। और 2030 तक बोला गया है कि बिल्कुल पॉवर्टी को खत्म करना। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, कंसंट्रेशन देखेंगे पूरे वर्ल्ड में, तो लगता है कि क्या खत्म हो सकता है, ये भी एक सवाल है। और कैसे खत्म हो सकता है ये भी एक सवाल है। ये देखिए ग्राफ बताया गया है, चाइना का सबसे कम चाइना का हुआ है, फिर साउथ एशिया का देखिए, फिर लैटिन अमेरिका, सब सहारन, ये सबका दिया गया पॉवर्टी एंड इक्वलिटी डेटाबेस वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक को जरूर पढ़िएगा। ये आपको जब पूछेगा कि पॉवर्टी का कौन देता है वर्ल्ड पे, विश्व के लेवल पे, तो ये देख लीजिए आपका वर्ल्ड बैंक है। ये ग्राफ देख लीजिएगा। फिर ये डेटा देखिए एक्सट्रीम पॉवर्टी लाइन में कौन कौन है, कौन कौन से देश हैं। यहाँ पे देखिए सब सहारन। ये कहा जाता है कि जो 2030 तक जो होगा ना, वो सबसे ज्यादा गरीबी कहाँ होगा आपका, सब सहारन। 9 in 10 ऑफ एक्सट्रीम पुअर विल लिव इन सब सहारन अफ्रीका। ये देखिए सबसे ज्यादा यहाँ पे गरीबी है। तो इसको एक बार समझने का कोशिश कीजिएगा आप लोग। अब आते हैं कॉजेज ऑफ पॉवर्टी। तो पॉवर्टी को तो समझे, गरीबी को तो समझे कि गरीबी जो है किसी एक कारण से, मतलब सॉरी, कोई एक उसका लक्षण नहीं है, बहुत सारा है। और गरीब को अगर हम नहीं सही सुविधाएं मिलती है तो वो और गरीब होगा। क्यों? क्योंकि वल्नरेबल भी है और सोशल एक्सक्लूजन की भी समस्या है, और जो है वहाँ पे बहुत सारी समस्याएं हैं। तो हम देखते हैं कि उनका कारण क्या है। तो सबसे पहले जो कारण बताया गया आपका हिस्टोरिकल बताया गया है। हिस्टोरिकल रीजन मतलब भारत पता है बहुत समय तक ब्रिटिश कॉलोनी के अंदर रहा। ब्रिटिश कॉलोनी के अंदर जब आप इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि जो डेवलपमेंट था वो भारत के लिए नहीं किया जा रहा था, वो अपने देश के लिए सारे रिसोर्स का यूज किया जा रहा था। तो यहाँ पर जो लघु उद्योग थे, जो हैंडीक्राफ्ट उद्योग थे, उसको बहुत बुरी तरह से कुचला गया। और वहाँ पे जो है ऐसा डेवलपमेंट का प्रोसेस अपनाया गया कि यहाँ से हम रॉ मटेरियल के जो है निर्यातक बन जाए, और वहाँ से जो है बने हुए सामान का आयातक बन जाए। और इसने जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पे एक जो डेवलपमेंट का प्रोसेस था उसको रोक दिया। दूसरा आप देखेंगे लैंड पे भी बहुत ज़्यादा ये किया कि जो जमींदारी प्रथा थी, तो कैसे उन्हें इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा बढ़ी वहाँ पे। तो ये सब कारण जो है हमारा, इससे जो है लो इनकम ग्रोथ रेट होता रहा और पॉपुलेशन ग्रोथ उसमें बहुत ज़्यादा हुआ। तो जो दोनों मिलके जो है, मिलके एक तो लो इनकम ग्रोथ हुआ, दूसरा पॉपुलेशन बढ़ी, तो दोनों ने मिलके जो है हमारे यहाँ स्थिति जो है बहुत पर कैपिटा लो कर दिया है इनकम हमारा। ठीक है, तो इसको आप देख लेंगे। तो इसमें दो चीज है, एक तो पॉवर्टी को कम करना, दूसरा है पॉपुलेशन कंट्रोल भी। आप इसी से देखें, दो चीज निकल सकता है। फिर उसके बाद देखेंगे कि दूसरा है ग्रीन रेवोल्यूशन ने क्या किया। जैसे आपको मैंने बताया फर्स्ट चैप्टर में ही था ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन में बहुत सारी समस्याएं थी। उसमें सबसे बड़ी समस्याएं क्या थी कि जहाँ इरिगेटेड लैंड था, मीन्स जहाँ पे कि कैनाल इरिगेशन का बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ था, खास करके देखेंगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, तो वहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा इस पर ध्यान दिया गया और वो डेवलप हुए। लेकिन उसी तरह से बिहार और यूपी, ईस्टर्न यूपी, ये बहुत जगह वहाँ पे नहीं हो पाया, इसका एग्रीकल्चर का लिमिटेड ग्रोथ हो पाया। तो उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी जो है खत्म हो गई। और दूसरी चीज हम देखेंगे कि तो हमने कहा था आपको कि फर्स्ट जो है आपका
एग्रीकल्चर क्या होता है, जो इकोनॉमी जो होती है, जो सेकंड सेक्टर होता है, मीन्स जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होता है, उसमें बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करने की क्षमता होती है श्रम की, लेकिन हमारे यहाँ उसका डेवलपमेंट नहीं हुआ, इंडस्ट्रीज का ग्रोथ नहीं हुआ, तो प्राइवेट और जो जो सेक्टर है, गवर्नमेंट सेक्टर है, वो अनेबल रहे उसको जो है अनेबल रहे उसमें प्रॉपर जॉब पाने के लिए। तो अब क्या हुआ, गांव से लोगों का शहरों में पलायन हुआ, शहरों में पलायन हुआ क्योंकि गांव में उनको मिल नहीं पाया इनकम, उनको लैंडलेस पीपल थे, उनके पास जमीन नहीं थी, और शहर में गए तो इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट नहीं हुआ, तो क्या हो गए, रिक्शा चालक हो गए। उसके बाद क्या हो गया, आपका सिटी में देखेंगे रिक्शा पुलर हो गए, वेंडर हो गए, उसके बाद कंस्ट्रक्शन वर्कर हो गए, डोमेस्टिक सर्वेंट हो गए। तो अब इसमें क्या हो गया, अब इनके पास दो चीजें हो गई, एक तो इरेगुलर इनकम हो गया, ऊपर से क्या हो गया, इनकम की कमी भी हो गई। तब दीज इफेक्टिवली मतलब द मोस्ट स्टेट गवर्नमेंट, अब ये सब जगह जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये जो है आपका, तब इरिगेशन आपको बता दिया, एक्सपेंसिव हाउसेज नहीं दे पाते थे तो स्लम एरिया में रहना शुरू किए, तो लार्जली जो है रूरल एरिया का जो फीचर था वो अर्बन सेक्टर में भी जाके दिखने लगा। तो यहाँ पे भी एक क्वेश्चन बनता है कि कैसे रूरल इकोनॉमी का नहीं डेवलपमेंट होना और इंडस्ट्री का नहीं डेवलप होना, एक जो हमने कैसा एक जो है लेबर क्लास को, कैसा लेबर क्लास को जन्म दिया है और किस तरह इससे ऊपर आया जा सकता है। फिर देखते हैं कि दूसरा कारण क्या है, ह्यूज इनकम इक्वालिटी, इनइक्वालिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे कि अभी भी ये बहुत ज़्यादा, इस पर जो हमारा इलेक्शन था उस इलेक्शन में भी आप देखेंगे कि यही चीज़ बहुत ज़्यादा आया कि इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा हो गई है। हमारे यहाँ कुछ लोगों के पास बहुत ज़्यादा संसाधन है और कुछ लोगों के पास बिल्कुल नहीं है। तो आप देखेंगे कि जब DPSP पढ़ेंगे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट का, तो इसमें यह कहा गया कि सबसे ज़्यादा इक्वलिटी को कम करने के लिए सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन हमारे यहाँ जो है ऐसा नहीं हो पा रहा है। तो ये किस तरह से हो, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट, जैसे किसी के पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है, आपको जब पहला चैप्टर देखा होगा तो उसमें देखा होगा कि कुछ मतलब जो 1% लोग हैं उनके पास ज़्यादातर ज़मीन है, तो उनको कैसे रीडिस्ट्रीब्यूशन किया जाए, तो उसमें कहीं ना कहीं जो पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन की भी फेल्योर कहा जाता है, स्ट्रेटेजी सही से नहीं रही हमारी, और तब इससे के कारण जो है रिसोर्स का सही से हमने डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया गया और बहुत सारे पॉलिसीज आए, उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया गया। अच्छा, अगर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है तो उसका क्या मतलब होता है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं होने का मतलब सीधा सा है कि हमारी जो गवर्नेंस है, मतलब गवर्नेंस एक तो होता है गवर्नमेंट, दूसरा होता है गवर्नेंस, तो गवर्नेंस जो है आपका जो है सही से फंक्शन नहीं कर पा रही है, मतलब वो इम्प्रूव नहीं कर पा रही है, पॉलिसी को जो है वो लोगों तक पहुंचा नहीं पा रही है। और फैक्टर देखते हैं, सोशियो कल्चरल फैक्टर और इकोनॉमिक फैक्टर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल। अब देखिए कुछ ऐसे हमारे समाज में सोशल ऑब्लिगेशंस हैं जिसके लिए लोग जो है खर्च कर देते हैं। आप देखेंगे शादी ब्याह के मौके पे बहुत सारा कर्ज लेके लोग, एक तो गरीब हैं लेकिन उनको सोशल ऑब्लिगेशन की हम मतलब एक जो होता है कि हमको दिखाना है, मतलब दिखाना नहीं कहेंगे, सोशल सोसाइटी में एक अपना स्थान रहे, सोसाइटी में हमारी भी कुछ पहुंच रहे और हमें भी लोग जाने, तो इस कारण से लोग बहुत खर्च कर देते हैं। फिर उसके बाद जब किसी का डेथ होता है तब उस पर हम लोग को ऑब्लिगेशन होता है। तो इस तरह की चीज़ें भी कहीं ना कहीं जो गरीब जो है उसमें क्या करते हैं, पैसा लेते हैं, मनी लेते हैं, उसके बाद फिर उनको इंटरेस्ट रेट पे लेना पड़ता है, फिर वो नहीं चुका पाते हैं, फिर उस पर इंटरेस्ट देते हैं। तो ये जो गरीबी का दुष्चक्र है वो बहुत ज़्यादा बन जाता है, ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है। तो अब देखते हैं कि एंटी पॉवर्टी मेजर्स, यहाँ तक आपने समझ लिया होगा। देखिए आप लोग पढ़ेंगे साथ में, मतलब आप लोग जब पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से समझेंगे। मेरी ये कोशिश है कि आपको जो है एक प्रॉपर गाइडलाइन दे दे ताकि आपको एनसीईआरटी ऐसा ना लगे कि अरे ये तो बहुत ही टफ है। एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है और आपने इसको बहुत अच्छे से समझा तो आप बहुत अच्छी स्किल बन सकती है, राइटिंग स्किल, और समझेंगे आप चीज़ों को, सोसाइटी को। तो इसलिए ये हमारा प्रयास है, लेकिन आपको इसमें साथ में थोड़ी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। अब हम चलते हैं एंटी पॉवर्टी मेजर्स क्या क्या हैं। सबसे पहले आप देखेंगे कि क्या कर सकती है सरकार, इकोनॉमिक ग्रोथ, प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ जो करती है। हमारा जो देखेंगे जीडीपी का ग्रोथ रेट कितना है, इसमें जीडीपी है, इसमें लिए जीडीपी, इन्फ्लेशन, ये सब जो पॉलिसी है, मॉनेटरी पॉलिसी देखेंगे, ये सब आपका करना पड़ेगा कि मतलब अब इकोनॉमिक ग्रोथ रेट भी हो और जी हमारा इन्फ्लेशन भी
ज़्यादा ना हो। फिर टारगेटेड एंटी पॉवर्टी, कुछ ऐसे लोग हैं समाज में जिनको कि अगर हमने बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ भी हमारा बहुत अच्छा हुआ कंट्री का, तो उन पर तक नहीं पहुंच पाता है। तो आप उसके लिए क्या है, टारगेटेड जो है प्रोग्राम चलाती है सरकार। तो देखिए ये जो है आपका रिडक्शन हुआ है, आप देख लीजिएगा डेटा कितना हुआ, 45% बोला गया कि था और अर्ली। लेकिन हाँ ये देखिए कि कहा गया कि जब हम लोग आज़ाद हुए तो बहुत ज़्यादा भारत की स्थिति खराब थी, तो मोर एंड लेस जो है 80s तक हमारी कंडीशन 45% ही रही। लेकिन 80s के बाद जो है इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वन ऑफ द वर्ल्ड का फास्टेस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ बना इंडिया का, जहाँ पे कि हम लोग जो है आप देखेंगे 3.5% था, और उसके बाद आपका 6% तक सीधे दुगना होने लगा हमारा 1980 में और 90s में भी आप देखेंगे। तो ये जो है आपका, ये इसने क्या किया, जब आपका इकोनॉमिक ग्रोथ रेट होता है तो रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी, इसका पॉवर्टी का जो है रेशियो कम हुआ। और क्यों, क्योंकि जो है इकोनॉमिक ग्रोथ से जो है कहीं ना कहीं डायरेक्टली लिंक होता है पॉवर्टी का जो रिडक्शन। क्यों, क्योंकि जब इकोनॉमिक ग्रोथ होती है तो नेशनल इनकम बढ़ेगा, नेशनल इनकम बढ़ेगा तो पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा, तो लोगों की जो रहन सहन की जो स्थिति है वो बेहतर होगी पहले से। तो ये जो है किया इसने काम, लेकिन पूरा काम नहीं किया, तभी हम लोग अभी तक से यहाँ हैं जहाँ पे कि अभी भी हमको इसके बारे में सोचना पड़ता है। ठीक है, तो रिडक्शन पॉवर्टी देयरफॉर द बिकमिंग क्लियर एंड देयर अ स्ट्रॉन्ग बिटवीन द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड पॉवर्टी। तो अपॉर्चुनिटीज को बढ़ाया, लोगों को क्या है रोजगार का अवसर को बढ़ाया। फिर उसके बाद क्या है रिसोर्स, उसके बाद क्या इन्वेस्टमेंट हुआ। इसने क्या किया, एक तो रोजगार की क्षमता को बढ़ाया, उसके बाद इन्वेस्टमेंट किस पर हुआ, एजुकेशन पर, हेल्थ पे। तब हमने क्या किया, पीपल रिसोर्स को हमने बढ़ाया, जो आपको कहा था, इंक्लूडिंग गर्ल्स चाइल्ड स्कूल जाने लगे। पहले का आप देखेंगे लिटरेसी रेट बहुत कम है, तो यहाँ पे सरकार इससे कर पाई और डायरेक्ट एडवांटेज इकोनॉमिक ग्रोथ से हुआ। लेकिन जो है मोर ओवर ग्रोथ इन द एग्रीकल्चर सेक्टर इज मच बिलो एक्सपेक्टेशन। तो लेकिन जो एग्रीकल्चर सेक्टर था ये जो है वो एक्सपेक्टेशन से बहुत ही कम हुआ, और जो है दिस हैज अ डायरेक्ट बियरिंग ऑन पॉवर्टी एज अ लार्ज नंबर ऑफ पुअर पीपल लिव इन विलेज एंड डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। तो एक बड़ी समस्या हो गई, जब आपने देखा होगा कि रूरल और अर्बन भारत में दो देश रहते हैं, एक जो है ग्रामीण क्षेत्र है और एक जो रूरल है, दो इंडिया है। तो एक देखेंगे बहुत गरीब है और एक की प्रोस्पेरिटी बढ़ती जा रही है, तो इसने कहीं ना कहीं डिस्पैरिटीज को भी जन्म दिया। तब इसका सरकमस्टांसेस में क्या था, सरकार क्या करती, तो इसके लिए प्रोग्राम लाई सर जो है आपका एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम। इसमें आप देखिएगा मनरेगा बहुत इंपॉर्टेंट है। मनरेगा के बारे में 2005 में लाया गया था कि हर फैमिली हाउस होल्ड से एक व्यक्ति को 100 दिन का रोजगार दिया जाएगा, और उसमें जो है वेजेज उनको दी जाएगी, उसमें 1/3 जो फीमेल को दिया गया। ये इंपॉर्टेंट स्कीम है, और इससे बहुत ज़्यादा जो नीचे लोग थे SC ST वुमेन उनको बहुत ज़्यादा काम मिला। और आप देखेंगे कि 2 लक्ष्य था, एक तो रोजगार प्राप्त करना, एक तो गांव का सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी करना, ताकि वहाँ के जो तालाब खत्म हो रहे हैं वहाँ का जो सस्टेनेबिलिटी मीन्स जो है रोड है, तालाब है, पेड़ पौधा है, इस टाइप के वर्क में ज़्यादातर लगाया गया वहाँ पे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो। तो इससे बहुत ज़्यादा फायदा हुआ लोगों को। पहला प्रोग्राम था आपका जो 2005 में लाया गया था मनरेगा। दूसरा है प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, ये 1993 में लाया गया था। इसमें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए स्कीम है, स्कीम लाई गई थी इसकी। उसके बाद दूसरा आपका रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है, ये 1995 में लाई गई। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी रूरल एरिया में है, स्मॉल टाउन में है, तब ये अलग से कैसे जॉब मिले। फिर स्वर्ण जयंती रोजगार योजना देखेंगे आप, ये सब देख लीजिएगा योजना एक बार कि क्या क्या योजनाएं चल रही है सरकार की। फिर उसके बाद आपका है अंडर द प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना 2000 में लाया गया। इसमें एडिशनल जो स्टेट को जो है ना बेसिक सर्विसेज जो पीपल को प्रदान करे, जैसे कि हेल्थ, प्राइमरी एजुकेशन वगैरह, उसके लिए असिस्टेंस दिया गया सरकार के द्वारा। फिर अंत्योदय अन्न योजना, जिसमें कि आप अगला चैप्टर जब पढ़ेंगे लिखा है वहाँ पे, जब देखेंगे फूड सिक्योरिटी पढ़ेंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है वहाँ पे। लेकिन इसका जो है बहुत मिक्स्ड प्रभाव रहा, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। सारी योजनाएं जो हमने इतनी सारी योजनाएं लाई, तो उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव क्यों नहीं रहा। तो उसका जो वन ऑफ द मेजर रीजन, ये देखिए यही सब क्वेश्चन यहाँ से बनता है
कि लेस इफेक्टिवनेस, लैक ऑफ प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन एंड राइट टारगेटिंग मोर ओवर। आप अभी भी गांव में बहुत सारे लोग रहते हैं तो आपको एक चीज दिखेगा, जैसे मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉय को भी ऐसा लगता है कि जहाँ टारगेट जिन पे था उस वो लोग को नहीं मिल पाई वो सुविधाएं, और इसने इस तरह से एक बीच का काम किया कि उन लोगों को सुविधा मिल पाई, उन लोगों को ज़्यादा मिल गया, फ़ायदा उठा लिया जो उनको की ज़रूरत नहीं थी, वो ऑलरेडी ठीक थे। तो राइट टारगेट नहीं हो पाया। और दूसरा हो गया इम्प्लीमेंटेशन, यहाँ पे गवर्नेंस की कहीं ना कहीं कमी दिखती है। फिर उसके बाद क्या, बहुत सारा ओवरलैपिंग ऑफ स्कीम। देखिए ये सब यूपीएससी के इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछता है, मेंस में भी पूछता है और प्री में भी पूछता है कि क्यों हम लोग असफल रहे। तो ओवरलैपिंग भी बहुत सारा, एक ही अब ग्रामीण क्षेत्र के लिए बहुत सारी योजनाएं बन गई, तो कोई उसमें भी है उसमें भी है, तो एक जगह लोगों ने समझ नहीं आ रहा था कि कैसे करें, तो ओवरलैप हो गया। उसके डिस्पाइट गुड, मतलब इंटेंशन सरकार का बुरा नहीं था। अब यही क्वेश्चन बनता है कि डिस्पाइट गुड इंटेंशन, तो ये जो है बेनिफिट क्यों नहीं पहुंचा पाया उस वर्ग को। देखिए यहीं से आपका क्वेश्चन का जवाब भी मिल जाता है। हाँ, नहीं डिजर्विंग जो लोग थे उनको नहीं मिल पाया, और ये एक कारण भी है कि पुअर, हमने गरीबी को क्यों नहीं खत्म कर पाए, क्योंकि हमने बहुत सारी योजनाएं चलाई लेकिन हम लोग इम्प्लीमेंटेशन में असफल रहे, और जो राइट पीपल था वहां तक इसको हम नहीं पहुंच पाए। तब इसके बाद जो है मॉनिटरिंग सिस्टम को हमें ठीक करना पड़ेगा, जितना भी पॉवर्टी एलिमिनेशन प्रोग्राम है उसके लिए। अब आगे देखते हैं, जो लास्ट है आपका चैलेंज, अब आगे क्या है। सबसे लास्ट में यही दिया है, द चैलेंज अहेड, पॉवर्टी है सर्टेनली डिक्लाइन इंडिया। आप देखेंगे कि हम 45% से 22% पे आए हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा चैलेंज है। तो रूरल अर्बन पहला तो है, जो रूरल अर्बन के बीच में आप देखेंगे खाई है। दूसरा क्या है, स्टेट स्टेट के बीच में बहुत डिस्पैरिटी है ना। सर्टेन सोशल एंड इकोनॉमिक ग्रुप्स, कुछ ग्रुप के बीच में आप देखिए कैसे डायमेंशन बता रहे हैं। रूरल अर्बन अर्बन हो गया, उसके बाद आपका हो गया विद इन, मतलब स्टेट में भी हो गया, और स्टेट के मतलब स्टेट के जो कहते हैं अमंग द डिफरेंट स्टेट हो गया। अब तीसरा हो गया आपका कि सोशल और इकोनॉमिक ग्रुप है, जो आपने देखा होगा वो लोग बहुत ज़्यादा इससे प्रभावित हैं। और क्या है आपका, तो ये जो है कैसा 15 अगले आने वाले 15 साल में इसका होता है, इस पे प्रभाव जो है आपको मैं सेकंड चैप्टर में बताया था। एलिमेंट्री जो 2010 में शुरू किया गया यूनिवर्सल फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन। फिर ये जो है आपका पॉपुलेशन ग्रोथ रेट पे बहुत ज़्यादा काम किया जा रहा है। फिर वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए जो काम किया जा रहा है, तो उससे जो है बहुत ज़्यादा प्रभाव आने वाले 15 सालों में यहाँ दिखेगा। लेकिन जो है अब ये इम्पॉर्टेंट सवाल है कि जो हम ऑफिशियली जो डिफाइन करते हैं पॉवर्टी लाइन को, तो ये एक मिनिमम बेसिक सुविधा है। क्या यही हमारा जीवन है? क्या यही होनी चाहिए लोगों के जीवन की मिनिमम बेसिक? हम जो है 24 कैलोरी जीवन में हम खाएं और यही हमारा जीवन है? नहीं, मनुष्य का जीवन ऐसा नहीं होना चाहिए। मनुष्य का जीवन जो है वो तरह तरह के जो है मीन्स क्या बोलते हैं, उनके पास चॉइसेज होनी चाहिए, उनके पास अवसर होना चाहिए, वो अपने जो पूरी क्षमता का विकास कर पाए, वैसा जीवन होना चाहिए। तो क्या हम इसको देने में सफल हैं अभी तक से? तो शायद नहीं है। और ये आने वाले समय में जो है कैसे इसको हम टारगेट करते हैं, कैसे मिनिमम से उठ के हम एक लाइफ स्टाइल की बात, वेल बीइंग की बात करते हैं, और इस पे ही हमारा सारा कुछ डिपेंड करेगा कि भारत 2047 तक डेवलप नेशन के रूप में कैसे स्थापित होता है। तो देख लीजिए, इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका, और ये जो है आपका कहीं ना कहीं एसए में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी समझ में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और यूपीएससी के मेन और प्री, बीपीएससी के मेन और प्री में भी बहुत इंपॉर्टेंट। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।